देखिए मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट बताना था। आगे देखिए, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है आपका, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेटास्टेबल एनर्जी से, ये वाली खिड़की बंद कर दो बेटा, ये वाली खिड़की, ये वाली लाइट बंद कर दो बटन। मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट, तो देखिए जब एटम, मान लीजिए कोई जनरल है, E1 एनर्जी स्टेट है, एटम यहाँ पर है, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट 1 पर है, एटम जाता है हायर एनर्जी स्टेट 2 पर, ठीक है, जो हम लगातार बनाते रहे E2, तो E2 ना मानकर हम इसको कुछ और ना भैया E2 ही मानते हैं, E2 एनर्जी स्टेट। अब एटम को आपने एक्साइट किया, हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचा, ठीक है, आपने लेज़र वाले सब्सटेंस में एटम को एक्साइट किया, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पहुंचा। एक सर्टेन टाइम के बाद वो जंप करता है, आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड। ये इस एनर्जी लेवल का उसका लाइफ टाइम है। उस लाइफ टाइम के बाद वो तुरंत जंप करेगा और जंप करके वो एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा, वो है E। यहाँ पर जंप करके ये इसमें आ जाता है विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशन, और इस एनर्जी स्टेट का लाइफ टाइम जो है ज़्यादा होता है। इस एनर्जी स्टेट पर उसके रुकने का समय ज़्यादा होता है। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट हैविंग लार्ज मीन लाइफ टाइम इन कंपैरिजन ऑफ अदर एनर्जी स्टेट, दूसरे ऊर्जा स्तरों की तुलना में एक ऐसा ऊर्जा स्तर, एक ऐसा एनर्जी स्टेट जिसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट। मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट, जैसे यहाँ पर 10⁻⁻8 सेकेंड है और इस एनर्जी स्टेट का टाइम 10⁻⁻5 सेकेंड, तो यहाँ पर रुकने का समय उसका क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो ऐसे एनर्जी स्टेट को हम क्या कहेंगे, मेटा। अब जब यहाँ रुकने का समय ज़्यादा है तो यहाँ प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उस पर लगेगी। थोड़ा गैप कर दें, जगह नहीं। यहाँ मान लीजिए यहाँ से एटम मूव करके इधर गया, ठीक है, तो ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, बिना रेडिएशन एमिशन के ट्रांजिशन होता है। और यहाँ पर एटम पर प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है, प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है। तो ये लिख रहे हैं हम, ए पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट हैविंग लार्ज मीन लाइफ टाइम, जिसका मीन लाइफ टाइम, औसत आवर्तकाल, औसत जो होगा वो ज़्यादा होगा दूसरे एनर्जी स्टेट की तुलना में, उसे हम क्या कहते हैं, मेटास्टेबल एनर्जी। लिखिए पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, ए पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट है, ए पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट a particular energy state having large mean lifetime, having large mean lifetime
उसका मीन लाइफ टाइम क्या है, लार्ज। ए पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट हैविंग लार्ज मीन लाइफ टाइम इन कंपैरिजन ऑफ अदर एनर्जी स्टेट इन कंपैरिजन ऑफ अदर एनर्जी स्टेट। किसकी तुलना में, दूसरे ऊर्जा स्तर की तुलना में। इन कंपैरिजन ऑफ अदर एनर्जी स्टेट इज नोन एज, खोल दो जरा, known as metastable energy state, is known as metastable energy state। उसे हम क्या कहते हैं, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट। ये बेटा तुमको बता दें, ये हम पढ़ा रहे हैं लेज़र, ठीक है, लेसन 3 है लेज़र, ठीक है, लेज़र एंड इट्स एप्लीकेशन। तो लेज़र में क्या होता है कि जैसे कॉन्सेप्ट है, लेज़र में क्या होता है कि जैसे एटम होते हैं, एटम जो अपना उसका अपना एनर्जी स्टेट है, एटॉमिक फिजिक्स पर बेस्ड है। एटम जो है जो उसका अपना एनर्जी स्टेट, वहाँ तो उसकी लाइफ टाइम की बात नहीं करनी। पर जब एटम जो है अदर एनर्जी स्टेट पे जाता है, क्योंकि हमको यहाँ लेज़र एमिशन करना है, ये जैसे एलईडी है या अदर सोर्सेज होते हैं जो लाइट सोर्स एमिट करते हैं, तो उनमें या तो आयोनाइजेशन से हो रहा है, तो क्या होता है, एटम एक्साइट किया और उसने फोटान एमिट किया। अब वो जब अगर सिंपल एक फोटान एमिट करेगा, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी लाइट आएगी। हमको चाहिए लेज़र लाइट बीम। लेज़र लाइट बीम में ज़्यादा एनर्जी होती है, उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका जो वर्किंग का प्रोसीजर होता है, उसमें एटम जो है एक्साइट किया। अब हर डिवाइस में अलग अलग तरीके हैं, किसी में फोटान एब्जॉर्ब करके मूव करेगा, ठीक है, किसी में आयोनाइजेशन से एक्साइट होगा। जैसे मान लो कि एग्जांपल है कि एटम लोअर एनर्जी स्टेट पे था, आपने Hν का फोटान दिया और उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी स्टेट पहुंच गया। अब वो हायर एनर्जी स्टेट पे परमानेंट तो रह नहीं सकता, उसका बहुत कम टाइम होता है। एक एवरेज वे में देखा गया 10⁻⁻8 सेकेंड, या उससे भी अलग अलग भी हो सकता है, ये तो हम एक जनरल बता रहे हैं, ठीक है। अब इस इतने समय के बाद वो जंप कर जाएगा और प्रॉपर वे में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं लग पाएगी, तो एक फोटान एमिशन होता है। सिंपल अगर फोटान एमिट करती है तो वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। जैसे एक एटम ने Hν फोटान लिया और लगभग वही फोटान एमिट किया, तो स्पॉन्टेनियस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लग गई तो क्या होगा, एक और फोटान एमिट हो गया, उसे क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगने के लिए एटम रुके तो वहाँ हायर एनर्जी स्टेट पे, तो एटम गया हायर एनर्जी स्टेट पर, आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड बाद जंप करके एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट पर आ गया, जहाँ पर उसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, जहाँ पर उसके रुकने का समय ज़्यादा है, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेबल एनर्जी। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है भाई, हमें उसके अलावा ये भी देखना है टॉपिक के अकॉर्डिंग कि मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट एक ऐसा ऊर्जा स्तर है, एक ऐसा एनर्जी स्टेट है जिस पर उसका लाइफ टाइम ज़्यादा होगा, जहाँ पर उसके रुकने का समय ज़्यादा होगा, उसे कहेंगे मेटास्टेबल एनर्जी। ए पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट हैविंग लार्ज मीन लाइफ टाइम इन कंपैरिजन ऑफ अदर एनर्जी स्टेट इज नोन एज मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट। मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट पर मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट having large mean lifetime, उसका लार्ज मीन लाइफ टाइम है, so that electromagnetic field
properly acting on the atom, properly acting on the atom. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली एटम पर वर्क करती है, प्रॉपरली एक्टिंग ऑन द एटम, प्रॉपर वे में एटम पे वर्क करती है, ठीक है। सो दैट स्टिमुलेटेड एमिशन must be exist, so that stimulated emission must be exist. जो stimulated emission है वो exist करेगा, ठीक है। ये छोटी क्लासेस में, इधर देखो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा लेज़र वर्ड का नाम। तो लेज़र का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट को एम्प्लीफाई करना है, किसके थ्रू? स्टिमुलेटेड एमिशन। LASER, L का मतलब लाइट, A का मतलब एम्प्लीफाई करना, बढ़ाना। स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, ठीक है, बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो एटम एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पर गया, हायर से वो जब मेटा स्टेबल पे जाएगा तो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। देयर इज रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, बिना रेडिएशन एमिट करे ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, ठीक है। अब यहाँ पर लाइफ टाइम ज़्यादा है, प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगेगी, जिससे एटम एक फोटान जो एमिट किया था वो तो एमिट करेगा ही करेगा, जो लिया है वो तो एमिट करेगा ही करेगा, एक एक्स्ट्रा फोटान एमिट करेगा, ठीक है। एक बात और लिख दें, व्हेन एटम जम्प्स फ्रॉम शॉर्ट लिव्ड, इसे हम शॉर्ट लिव्ड कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट। व्हेन एटम जम्प्स फ्रॉम शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट टू metastable energy state, when atom jumps from short-lived energy state to metastable energy state, जब जंप करेगा शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट से मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट, देयर इज ए रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। ये क्या होगा? रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा, बिना रेडिएशन एमिट करे ट्रांजिशन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। मतलब वहाँ से वहाँ तक जाने में उसको कोई एनर्जी एमिट नहीं करनी है, तो वो हमेशा क्या होगा? रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आए तो आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, चक्कर थ्योरी में ही लिख दिया, याद नहीं रहा पॉइंट में लिखते, ठीक है। एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट जिसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? मेटास्टेबल एनर्जी। तो मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट का लाइफ टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए, एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट हैविंग लार्ज मीन लाइफ टाइम,
तो याद रखिएगा लार्ज मीन लाइफ टाइम किसका होता है? मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट का। ए पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट हैविंग लार्ज मीन लाइफ टाइम इन कंपैरिजन ऑफ अदर एनर्जी स्टेट, दूसरे ऊर्जा स्तरों की तुलना में। तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट हैविंग लार्ज मीन लाइफ टाइम ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है एटम पर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है एटम पर प्रॉपर वे में वर्क करती है। सो दैट स्टिमुलेटेड एमिशन मस्ट बी एग्जिस्ट, इसलिए यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन एक एक्स्ट्रा फोटान का एमिशन, जो फोटान एब्जॉर्ब किया उसी को एमिट करेगा, तो स्पॉन्टेनियस, जो लिया लगभग वही एमिशन होगा, तो वो है स्पॉन्टेनियस। और एक और एक्स्ट्रा फोटान एमिट कर दे, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं तो फिर लेजर लाइट बीम कहाँ पे आ पाएगी? व्हेन एटम जम्प्स फ्रॉम शॉर्ट लिव्ड एनर्जी लेवल, इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट लिव्ड एनर्जी। शॉर्ट लिव्ड एनर्जी लेवल से मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट जाएगा, तो ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन में कोई रेडिएशन एमिट नहीं होगा, तो वो जब वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा तब कोई नहीं एमिशन, तो उसे क्या कहेंगे? रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। फिर जब वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो एक एचन्यू फोटान स्पॉन्टेनियस के कारण जो लिया था, लगभग स्पॉन्टेनियस के कारण एक एचन्यू फोटान स्टिमुलेटेड के कारण, एक एचन्यू फोटान स्टिमुलेटेड के कारण, एक एचन्यू फोटान स्पॉन्टेनियस के कारण, और एक एचन्यू फोटान किसके कारण? स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण। ये आपका होता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? तुम लोग बताओ। ये मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बस सिंपल सी बात है, वो एनर्जी स्टेट जिसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट लिव्ड मेटा स्टेबल एनर्जी। शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट क्या है? जिसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, और ये ग्राउंड स्टेट ये वाला तो उसका अपना है, उससे कोई मतलब ही नहीं, वहाँ तो प्रॉपर ही रहेगा। जब दूसरे पे जाएगा तो यहाँ पे लगभग जनरल वे की बात करें तो 10⁻⁻8 सेकेंड का होता है शॉर्ट लिव, और इसका टाइम होता है 10⁻⁻5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर वे में रहेगा, तो प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगेगी। एक एचन्यू फोटान स्पॉन्टेनियस का, एक एचन्यू फोटान स्टिमुलेटेड। ठीक है, ये आइए बच्चों, टॉपिक है रूबी लेज़र का। रूबी लेज़र कहें या सॉलिड स्टेट लेज़र। फिगर बन गया ना? लिखिए रूबी लेज़र, बहुत इंपॉर्टेंट। रूबी लेज़र जो है फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र है। रूबी लेज़र इज ए फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र। रूबी लेज़र इज ए फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र developed in 1960। जो डेवलप किया जाता है 1960 में डेवलप किया गया था, 1960। रूबी लेज़र रूबी लेज़र प्रोड्यूस करता है। हेलो, हाँ बोलिए। किसके लिए?
अच्छा अच्छा, हाँ कहाँ पे रहते हो आप? अच्छा अच्छा, कहाँ पे? विजयनगर में? गुरुदेव शाम को क्यों, अभी आ जाते तो मिल जाते 11 बजे तक। सुबह रहते हैं, फिर हम कॉलेज चले जाएंगे, फिर हमारा वासुदेव में टर्न है ना। फिर कल सुबह मिलना, अगर किस लिए, कौन सी क्लास में पढ़ना है? हाँ 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 हाँ, तो कल बैच है ना, तो बात क्या, कल सीधा आओ बैच में पढ़ो आके। वो समझ गए, शिविर ने फ़ोन किया था ना, तो हाँ अच्छा अच्छा, आज भाई के साथ आके देख लो आके, तो जगह देख लीजिए आगे। 11 नंबर क्रॉसिंग से आप इंटर करोगे, वैसे ही बाएं हाथ पे है, ठीक है? हाँ 11 नंबर क्रॉसिंग से, ठीक है? तो आप शाम को भी कोचिंग देख लीजिएगा, हम मिलेंगे नहीं। कल 9 बजे, 9:15 क्लास है MSc प्रीवियस का, ठीक है? आज जगह आप देख लीजिएगा, कल 9:15 आए, ठीक है? ठीक ठीक, नमस्ते। रूबी लेजर प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमैटिक, बात ना करो बच्चों, मोनोक्रोमैटिक कॉलीमेटेड, रूबी लेजर प्रोड्यूस करता है मोनोक्रोमैटिक कॉलीमेटेड हाईली कोहेरेंट and strong beam of light। तो रूबी लेजर प्रोड्यूस करता है मोनोक्रोमैटिक कॉलीमेटेड हाईली कोहेरेंट एंड स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, ये प्रोड्यूस करता है। रूबी लेज़र जो है 3 लेवल लेज़र है, इसमें 3 लेवल इन्वॉल्व होते हैं। एक आपका E1 था, वैसे ही आपका फिर हायर एनर्जी स्टेट, शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट और मेटा स्टेबल एनर्जी है। रूबी लेज़र इज ए 3 लेवल लेज़र, 3 लेवल वाला लेज़र है। रूबी लेज़र इज ए 3 लेवल लेज़र, 3 लेवल लेज़र है। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल देखिए, कंस्ट्रक्शनल डिटेल। कंस्ट्रक्शनल डिटेल Al2O3 की रॉड है, Al2O3 की रॉड है, जिसमें आपने डॉप कर दिया Cr2O3, ठीक है? इसके ऊपर ज़ीनॉन गैस से भरी हुई ट्यूब हम चढ़ा देते हैं। ये पूरा एक बॉक्स के अंदर अरेंज कर देते हैं। ये फुली पॉलिश्ड ये पार्शियली पॉलिश्ड है, आंशिक रूप से, पार्शियली दिख रहा है, देखें क्लास, फुली पॉलिश्ड है
ठीक है। और ये वाली पार्सली पॉलिश्ड। रूबी लेदर में Al2O3 की रॉड होती है। रूबी लेदर consist of the rod of Al2O3। इसके पास रॉड है Al2O3। रूबी लेदर consist of the rod of Al2O3। रूबी लेदर के पास रॉड है Al2O3 की। रूबी लेदर consist of the rod of Al2O3। इस रॉड Al2O3 को हम डॉप करते हैं, मिलाते हैं। Al2O3 rod is डॉप्ड भाई बच्चों बोल रहे हो बॉयज़, ये बात गलत है, शांत रहो। अच्छा नहीं लगेगा हम तुम्हारी बेइज्जती कर दें, है ना, फिर खराब लगेगा आपको। और आप आदत बदलिए, क्योंकि हम बोर्ड पे लिखते हैं। अब जैसे प्रदीप सर से पढ़ो, वो लगातार बोलते रहते हैं, तुमको मौका ही नहीं मिलेगा तुम बात कर पाओ। यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं, तब तक तुम बगल वाले के कान में स्पीकर बने हो, पढ़ाई के साथ साथ बातों का भी आनंद ले रहे हो, तो ये मत करो। अरे नहीं, हम तुम्हें नहीं कह रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। Al2O3 rod is doped by Cr2O3, doped by Cr2O3, ठीक है। इन 0.05% इतना मिलाते हैं, समझ लो 1% भी नहीं है, जरा सा बिल्कुल। जैसे ये वाइट कलर का, जैसे ये पिंक कलर है, हल्का सा लाइट पिंक है, तो वाइट कलर का आपने लिया और हल्का सा रेड मिला दिया, बन गया ना पिंक। वैसे ही है कि Al2O3 की रॉड है, जरा सा कितना 0.05% Cr2O3 डॉप किया गया है, ठीक है। रॉड रॉड ऑफ Al2O3 सही नहीं लग रहा है, रॉड ऑफ Al2O3 is doped by Cr2O3 in 0.05%। Al2O3 की रॉड है जिसे डॉप किया है 0.05% Cr2O3, इतना मिला, याद रखिएगा 0.05%। बिल्कुल जैसे वाइट कलर का पेंट और जरा सा रेड मिला दो, पिंक बन जाएगा। ये कितना मिलाया गया होगा, जो पेंट है उसकी तुलना में तो वो बिल्कुल 1% से भी कम होगा, ठीक है। ज़्यादा मिला दोगे कलर। वैसे ये भी पिंक है, ये रॉड भी क्या होती है, पिंक होती है, ठीक है। ड्यू टू Cr2O3 color of rod is pink, color of rod is pink कलर होता है, ठीक है। इस Cr2O3 की वजह से रॉड का कलर पिंक होता है, ठीक है। इसलिए इसे हम पिंक सिलेंड्रिकल रॉड भी बोलते हैं, या रूबी रॉड भी बोलते हैं। वो जैसे तुम लोग तो बॉयज़ की समस्या है, हम वो बता रहे हैं। जैसे अब तो छोटे बच्चे भी जानने लगे, बेटे को कभी कुछ चीज़ दिलाने जाओ और वो अगर उससे कह दो पिंक कलर के खरीद लो,
तो कहेगा ये तो गर्ल्स का कलर, हम नहीं लेंगे, है ना। तो अब हम लोग तो बीएससी तक पढ़ते रहे, हम यही नहीं जान पाए कि पिंक कलर। अब छोटे छोटे बच्चे भी जानने लगे हैं कि पिंक कलर वो नहीं पहनते, है ना। तो वो ये पिंक कलर की बनाता, तुम्हें मालूम है कि नहीं। तो हम अपने बेटे को एक आध बार सामान लेवाने गए तो हमने उससे कहा ये जूता खरीद लो, पिंक कलर का था। तो कहता नहीं ये गर्ल्स का कलर है, हम नहीं खरीदेंगे। तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जान ले, हम लोग इंटर बीएससी एससी हो गया, हम यही नहीं जानते थे ये कलर गर्ल्स का है। अब इतना मोबाइल, इतना ज़्यादा एडवांस बच्चे हो गए कि ये जानने लगे। तुम लोग जानते हो कि नहीं, हमारी तरह तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये पिंक कलर की जो रॉड है इसे हम क्या कहते हैं, रूबी रॉड। दिस पिंक this rod of pink color is known as ruby rod. This rod of pink color is known as ruby rod. ये जो रॉड है पिंक कलर की, उससे हम क्या जानते हैं, रूबी रॉड। इसमें Al के आयंस को Cr के आयंस रिप्लेस कर दे, मिलाए ही जरा सा है। तो Al के आयंस को कौन रिप्लेस करता है, क्रोमियम आयन। तो ये एक और पॉइंट कर दें, इन रूबी रॉड Al प्लस प्लस ions are replaced by Cr प्लस प्लस आयंस। ये आप 5 पॉइंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की वजह से पॉइंट में ज़्यादा हो रहा, नहीं तो थ्योरी कम होती। रूबी रॉड में Al प्लस प्लस आयंस किसके द्वारा रिप्लेस होते हैं, Cr प्लस प्लस आयन। अब जब तुम मिलाओगे ही कम तो कम ही तो रिप्लेस करेगा। तो पूरी रॉड तो Al2O3 की है। अब जब आपने मिलाया ही है 0.04, तो कुछ जगहों पर Al के आयंस को Cr के आयंस रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि क्रोमियम आयन में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट जाते हैं, ठीक है। सब में नहीं होती। तो एक बार शुरुआत से देख लो, फिर रफ करना है। रूबी लेज़र, रूबी लेज़र इज़ ए फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र। लेज़र ये पहला है, रूबी लेज़र शोभित ये पहला लेज़र है जो डेवलप हुआ था 1960 में। ये भूल भी गए तो कोई मतलब नहीं, बस ये है रूबी लेज़र पहला सॉलिड स्टेट लेज़र। लेज़र ही ये पहला है, ठीक है। रूबी लेज़र प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर। अगर सिंगल कलर ना हो तो इतनी दूर जा ही नहीं पाएगा। आजकल की जैसे ये जो गन होती है, इस गन की जो बुलेट वाली जो हम लोग यूज़, इस गन से तो अगर किसी को चोट लग जाए तो वो सही हो सकता है, पर लेज़र गन से अगर हो जाए तो फिर बचना मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो और सिंगल कलर होगी तभी तो इतनी दूर जा पाएगी। तो देखते हो अगर रूबी लेज़र का कलर रेड होता है, रेड कलर की बीम प्रोड्यूस होती है। तो सिंगल कलर सबसे ज़्यादा तो रेड ही डेविएट कम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वायलेट डेविएट होता है और सबसे कम रेड। तो रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। तो मोनोक्रोमेटिक जो आपने इंटरफेरेंस पढ़ा था उसमें लेज़र नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि लेज़र बीम तो बिल्कुल सीधी जाएगी, ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल कलर है। क्योंकि मोनोक्रोमेटिक की बात इंटरफेरेंस में भी आई तो तुम लोग सोचोगे कि इंटरफेरेंस में मोनोक्रोमेटिक था तो ये क्यों नहीं, ये नहीं यूज़ कर सकते हो, लेज़र नहीं यूज़ कर सकते। कॉलीमेटेड बहुत ज़्यादा संकीर्ण, बहुत ज़्यादा फाइन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं संकीर्ण, बहुत ज़्यादा फाइन बीम, पैरेलल बीम। हाईली कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब ही है कि उसका फॉर्म, कला संबद्ध, उसकी कला
कला का मतलब उसका रूप, तो वो बिल्कुल आइडियल वे का होता है, मतलब फॉर्म नहीं बदलता। भाई वेव को तुमने SHM माना है ना, लाइट वेव को, तो ये जो रूप है उसका, अभी आप पढ़ोगे भी, कोहेरेंस है यहाँ पर टॉपिक, तो ये जो रूप है उसका वो वैसा ही रहता है चाहे जितनी दूरी चले जाए। तभी तो समुद्र की गहराई भी लेज़र लाइट से नाप सकते हैं, ठीक है। सिग्नल्स के लिए लेज़र लाइट बीम यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट है, स्ट्रॉन्ग तो होती है, ठीक है। आजकल किडनी स्टोन्स, किडनी में स्टोन नहीं हो जाते, उनका ब्रेक करने के लिए लेज़र का यूज़ करते हैं। आजकल जैसे कटिंग होती है, कपड़े फैब्रिक ऐसे आते हैं, अगर कैंची से काटोगे या ब्लेड से काटोगे, कितना भी आप प्रयास करोगे तिरछा कटेगा, और लेज़र से कट कर दोगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम आइडियल वे में। इसी तरह एक तरफ आप कपड़े को की कटिंग में लेज़र को यूज़ कर रहे हो, स्टील सीट की भी कटिंग कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो स्टील सीट्स हैं वो लेज़र से कटती हैं, वैसे काटोगे बहुत हीट करोगे, टाइम वेस्ट होगा। आजकल लेज़र के द्वारा ही वो कटती है। कैंसर का ऑपरेशन लेज़र से किया है। अगर किसी आदमी को कैंसर हो गया और उसमें लेज़र डाला जाता है तो बिल्कुल चेहरा, मतलब उसकी पूरी चेहरा जल जाता है एकदम। तो क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बीम। तो लेज़र लाइट बीम स्ट्रॉन्ग लाइट है। रूबी लेज़र इज ए 3 लेवल लेज़र। हाँ हाँ, इसीलिए हमने बोल दिया, तुम जान रहे हम तुम ये पूछने वाली हो। मोनोक्रोमेटिक जो है सिंगल कलर है, पर ये बहुत ज़्यादा फाइन है, तो वो ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी, तो कब मैक्सिमम मिनिमम प्रॉपर बन ही नहीं पाएगा। मोनोक्रोमेटिक हाँ फाइन तो हम करते हैं। लाइट बीम जो आप प्रैक्टिकल करोगे जाके तो स्लिट रहती, जैसे ये लगा हुआ है ऐसे ही आपका लगा होगा मेटेलिक प्लेट टाइप से, तो वहाँ पेच रहता है, तो हम फाइन करते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा फाइन कर देंगे तो डिफ्रैक्शन होने लगेगा, लाइट रेज शार्प एजेस से बेंड करने लगेंगे, और ज़्यादा ब्रॉड कर देंगे तो रीजन बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब कैसे नहीं चेंज कर सकते? नहीं, वो सब तो रिफ्लेक्स लाइट है, नेचर लाइट का ही है, और स्पीड भी लाइट की है, बाकी सब फिनोमिना है। पर इंटरफेरेंस में क्या होता है, वेव फ्रंट ओवरलैप करते हैं, तो लाइट बीम थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं हो पाती है ना, क्योंकि ये बहुत फाइन एकदम ऐसी बिल्कुल क्लियर रेज है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो वो ओवरलैपिंग की कंडीशन यहाँ बनती नहीं है लेज़र में। तो लेज़र्स को कभी भी इंटरफेरेंस में नहीं यूज़ करेंगे। मोनोक्रोमेटिक है, इसीलिए हम इंटरफेरेंस में येलो लाइट सोडियम लैंप का यूज़ करते हैं, और जो स्क्रीन होती है वो फाइन लेते हैं, पर कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जहाँ पे हमने नहीं लिया, जैसे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में स्लिट नहीं लगाई है, बाकी एक्सपेरिमेंट में स्लिट लगाते हैं, तो वहाँ पे ब्रॉड बीम भी ले लेते हैं, ठीक है। तो रीजन में इंटरफेरेंस का पैटर्न भी बड़ा बनेगा, तो वो पैटर्न को एक रीजन में सेट करने के लिए फाइन स्लिट ली जाती है। बहुत ज़्यादा फाइन कर दोगे तो लाइट रेज उस शार्प एज से बेंड करके डिफ्रैक्शन करने लगेगी। लाइट का किसी भी, बच्चों तुम भी सुन लो, इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस में लाइट बीम जा रही हैं तो उनके वेव फ्रंट होते हैं, ऐसे वेव फ्रंट, और वो वेव फ्रंट ओवरलैप करते हैं, तो वो जब वेव फ्रंट ओवरलैप करेंगे कुछ पोजीशन पे मैक्सिमा आएगा, कुछ पोजीशन में आइडियल वे का स्थिति, ठीक है। हम अरेंज ही आइडियल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे चाकू है या रेजर ब्लेड है, बहुत पतला है किनार, वहाँ से लाइट बेंड कर गई, और बेंड कर गई तो उसकी सेकेंडरी वेवलेट्स ओवरलैप करती हैं, तो वो डिफ्रैक्शन होता है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में सिर्फ इतना अंतर है, इंटरफेरेंस पैटर्न ब्राइट डार्क बिल्कुल आइडियल है, और डिफ्रैक्शन में सब धुंधला है, ठीक है। तो हमको लेज़र के द्वारा न इंटरफेरेंस करना है और न लेज़र के द्वारा डिफ्रैक्शन करना, क्योंकि लाइट रेज इतनी स्ट्रेट है कि वो फिनोमेना वहाँ पे वर्क ही नहीं कर पाएगा प्रॉपर वे में। तो मोनोक्रोमेटिक है
पर हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में लेज़र यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए लेज़र इज़ ए 3 लेवल लेज़र। इसमें भी अभी जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे 3 लेवल का ही अभी हमने मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट बताया था, वही यहाँ लगेगा। 3 लेवल लेज़र है। अब आ जाइए कंस्ट्रक्शनल डिटेल। एक रॉड होती है Al2O3 की, ठीक है, Al2O3 की रॉड होती है। अभी पॉइंट 2 और लिखने हैं। Al2O3 की रॉड है जिसका ये वाला एंड फुली सिल्वर्ड है, जिससे रेज इधर ना जाए, और ये वाला एंड पार्सली सिल्वर्ड है जिससे रेज इससे निकले। ठीक है, इस रॉड में ये जो रॉड है वो Al2O3 की रॉड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की रॉड है, जिसमें Cr2O3 मिला देते हैं। तो हमने यही लिखा, रूबी लेज़र कॉन्सिस्ट ऑफ द रॉड ऑफ Al2O3। रूबी लेज़र कॉन्सिस्ट कर रही है रॉड किसकी? Al2O3 की। रॉड ऑफ Al2O3 इज डॉप्ड, ठीक है, इज डॉप्ड बाई Cr2O3। आप डॉप कर रहे हो Cr2O3 कितने में? 0.05%, इन 0.05%। ठीक है, ड्यू टू Cr2O3, इस Cr2O3 की वजह से कलर ऑफ रूबी रॉड इज पिंक। जो रूबी रॉड का कलर है वो पिंक होता है, इसीलिए हम दिस रॉड ऑफ पिंक कलर, ये जो रॉड है पिंक कलर की है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रूबी रॉड। इसे नाम भी रूबी लेज़र दिया है। रूबी रॉड में Al++ आयंस जो है रिप्लेस होते हैं Cr++ आयन। अब मिलाया तुमने कम है तो कम ही रिप्लेस करेंगे, और कलर भी क्या बनेगा? पिंक कलर। आगे देखिए, 1-2 पॉइंट और लिख दें। रूबी रॉड का एक सिरा फुली सिल्वर्ड है और एक सिरा पार्सली सिल्वर्ड है। वन एंड ऑफ रूबी रॉड is partially silvered, one end of ruby rod is partially silvered, ये वाला, ठीक है, and other end is fully silvered and is fully silvered. वन एंड ऑफ रूबी रॉड इस पर, ये वाला सिरा पार्सली सिल्वर, हल्का सा पॉलिशिंग है, और ये वाला फुल पॉलिशिंग है, रेज उधर ना जाए, एक ही तरफ जाए। और रूबी रॉड पर ऑप्टिकल पंपिंग करने के लिए, HNu के फोटान देने के लिए हम क्या करते हैं? जीनॉन गैस से भरी हुई ट्यूब बाउंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, रूबी रॉड is bound by xenon gas tube, xenon gas tube। इसे हम बाउंड करेंगे किससे? xenon गैस ट्यूब से, xenon गैस ट्यूब। रूबी रॉड इज बाउंड बाई xenon गैस ट्यूब फॉर ऑप्टिकल पंपिंग, फॉर ऑप्टिकल पंपिंग। क्या करने के लिए? ऑप्टिकल पंपिंग करने के लिए। ऑप्टिकल पंपिंग करने के लिए इसे xenon गैस ट्यूब से बाउंड करते हैं। xenon गैस ट्यूब हम इसमें लपेट देते हैं। ठीक है, रूबी रॉड इज बाउंड बाई xenon गैस ट्यूब फॉर ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग करने के लिए हम xenon, ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होता है? इससे फोटान निकलेंगे और ये Cr के आयंस एक्साइट करेंगे। तो वही हम वर्किंग में बता रहे हैं। ठीक है, अब आइए वर्किंग। वर्किंग देखिए, ये है ग्राउंड स्टेट। एल्युमिनियम के एटम्स एक्साइट ही नहीं होते तो छोड़ दो, उनकी बात भी ना करो। हायर एनर्जी स्टेट है E3।
ये मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल है एक। एनर्जी स्टेट 1, 3, ये है आपका ग्राउंड स्टेट, ये है आपका शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट, ये शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट, और ये है आपका क्या है, मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, स्टेबल एनर्जी स्टेट, ये मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। ठीक है, वो अब देखिए सीआर के आयंस एक्साइट हुए किसके द्वारा, ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा। जो जीनॉन ने एचन्यू के फोटॉन्स दिए उसको एब्जॉर्ब करके क्रोमियम के आयन हायर एनर्जी स्टेट पहुंच गए। अब आपको बताया था इसका लाइफ टाइम यहाँ पर कम है, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड का ही होता है। तो उसने लाइफ टाइम के बाद सीआर के आयंस जंप करेंगे, इधर देखो अभी नोट ना करो फिर बना लेना। सीआर के आयंस जंप करेंगे किस पर, मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल पर, और यहाँ पर रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, बिना रेडिएशन एमिट करे ट्रांजिशन होगा। इसका लाइफ टाइम यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, 10⁻⁻5 का ही है। तो यहाँ पर ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रुकेगा, और यहाँ पर प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये हम ईएम फील्ड कह दे रहे हैं, फील्ड वर्क करेगी, जिसकी वजह से एक एचन्यू का फोटॉन एमिट करेगा स्पॉन्टेनियस के कारण, एक एचन्यू का फोटॉन एमिट करेगा स्टिमुलेटेड के कारण या इंड्यूस्ड एमिशन के कारण। ये दो फोटॉन एमिट करें, यही हमको लिखना, और आपको हाईली कोहेरेंट लेजर बीम मिलेगी। ठीक है, एल के आयंस एक्साइट नहीं करेंगे, एल्युमिनियम के आयंस एक्साइट नहीं होंगे। 5 मिनट में लिख दें सर बस। बाई द ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू ये जो एचन्यू के फोटॉन एब्जॉर्ब करके जा रहा है ना, इसे कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। और ये ऑप्टिकल पंपिंग किसने करी, ज़ीनॉन गैस ने। बाई द ऑप्टिकल पंपिंग, बाई द ऑप्टिकल पंपिंग सम सीआर आयंस आर एक्साइटेड, सम सीआर आयंस आर एक्साइटेड, कुछ सीआर के आयंस एक्साइट हो जाते हैं। सम सीआर आयन, भाई सब तो नहीं कह सकते हो ना, कुछ ही कहोगे। सम सीआर आयंस आर एक्साइटेड and approaches to short-lived energy state E3, पहुंच जाते हैं शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट E3। इसका टाइम पीरियड बहुत कम है। हाँ, हाँ मतलब क्रोमियम के लिए 10⁻⁻, ये क्रोमियम के लिए ही अभी हमने बताया है। हाँ ठीक है, अदर में अदर है, सबके लिए अलग अलग है, थोड़ा बहुत वेरिएट करेगा।
ठीक है, होता लगभग इसी के आसपास है। इसका जैसे आपने और भी जगह पढ़ा होगा कि दूसरे एनर्जी स्टेट पर एटम जाता है तो कितना 10⁻⁻8 के आसपास, कहीं कोई कह रहा है 10⁻9, कहीं कोई 10⁻10, बस इसी के आसपास रहता है। ठीक है, वो लेवल लगभग वही है। और इसका 10⁻⁻5, 4, 3 बस ऐसे। ठीक है, आफ्टर सर्टेन मीन लाइफ टाइम सर्टेन मीन लाइफ टाइम के बाद, मीन लाइफ टाइम, Cr ions jumped to metastable energy level, energy state, jumped to metastable energy state, जंप कर जाते हैं jumped to metastable energy state without emission of photon, फोटॉन के बिना एमिशन के, विदाउट एमिशन ऑफ फोटॉन, कोई एमिशन नहीं होगा। ये हमेशा की स्थिति है, ये रूबी लेज़र में भी है और अदर लेज़र में भी। ये जब भी शॉर्ट लिव्ड से जंप करेगा मेटास्टेबल एनर्जी लेवल, कोई फोटॉन एमिशन नहीं। ठीक है, ये नेचर, ये प्रॉपर्टी है वहाँ की। ठीक है, कि जब भी वो वहाँ से वहाँ जाएगा उसे जंप कर, कोई एमिशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रेडिएशन एमिट करने की ज़रूरत। तो ये एक रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हमने उसमें लिखवाया था। मेटास्टेबल एनर्जी लेवल पर प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है। तो हमने आपको लास्ट टाइम कल बताया है, जो बच्चे ना आया हूँ उनको बता दें, एक प्रॉपर्टी है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ही ये होता है कि एटम्स को हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचाओ, और एक तो ज़्यादा संख्या में एटम पहुँचे और वहाँ पर प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगे और वो वहाँ रुके तभी प्रॉपर लगे। उसका टाइम भी ज़्यादा होना चाहिए। एटम्स की हायर एनर्जी स्टेट पर संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पर प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगे। अब जब रुके ही कम तो लग कैसे पाएगी, इसलिए यहाँ पर लाइफ टाइम इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट आपको अलग से मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट बुक में नहीं मिलेगा, ये टॉपिक आता है इसलिए हमने अलग से लिखवाया। मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट हैविंग लार्ज मीन लाइफ टाइम, उसका लार्ज मीन लाइफ टाइम है, हैविंग लार्ज मीन लाइफ टाइम, so that electromagnetic field properly acting on the Cr ions, क्रोमियम आयंस पर प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगेगी। ठीक है, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट हैविंग लार्ज मीन लाइफ टाइम सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली एक्टिंग ऑन द Cr आयंस, Cr आयंस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली लगेगी। ठीक है,
अब देखिए इस फील्ड के कारण दोनों एमिशन होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अंशिका किसने बनाई है? अंशिका शास्त्री बताएं। तुम बताओ, यहां पे डेवलप हुई, किसने बनाई? इंसिडेंट फोटान ने डेवलप की। जो फोटान आपका ये आया ना, एचन्यू का फोटान, अरे नहीं वो नहीं बता रहे हैं वो। ये जो फोटान आया वो एब्जॉर्ब हुआ, उस फोटान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप की है। वहाँ कोई साइंटिस्ट से नहीं मतलब। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण स्टिमुलेटेड एमिशन exist and Cr ions jumped to ground state energy level। जो हमने E1 से दिखाई जरूरी नहीं है। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टिमुलेटेड एमिशन मस्ट बी एग्जिस्ट लिख दें। मस्ट बी एग्जिस्ट करती है। स्पॉन्टेनियस तो होगा ही होगा, वो कोई ज़रूरत ही नहीं लिखने की। मस्ट बी एग्जिस्ट एंड Cr आयंस जम्प्ड टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। ठीक है। इन दिस वे लेजर लाइट बीम इज ऑब्टेन्ड, प्राप्त हो रही है, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। लेजर लाइट बीम हमको प्राप्त हो रही है। इन दिस वे लेजर लाइट बीम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। लेजर लाइट बीम हमें प्राप्त हो रही है किसकी वजह से? स्पॉन्टेनियस की वजह से और स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह। ये ठीक है। कल सर अभी क्लास है क्यों? 135 में ही लेंगे क्या? अच्छा, कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक। तो बेटा तुम्हारा जो छूटा हुआ है, तुम्हारा छूटा, और अमन कह रहे थे, और बताओ तुम। ठीक है। और कोई सुधीर, अरे सुधीर तुम्हारा तो पूरा, अरे तुम लोग दिव्यांश, ये प्रियांशु, और ठीक है तुम लोग, ठीक है, और तुम लोग का तो पूरा ही है, तुम्हारा छूटा हुआ है। ठीक है, तुम लोग का तो पूरा है। तो ये कल आप लोग 10 बजे आना। हमारा MSc का बैच ख़त्म होगा, उसके बाद हम पढ़ाएंगे 10 बजे। कल 10 बजे आइएगा तो हम छूटा हुआ पढ़ाएंगे 10A। ठीक है। कहाँ से पढ़ना चाहते हो? अब बोलो पहले वो कराएं कि इंटरफेरेंस से पढ़ा दें? पढ़ा दे रहे, इंटरफेरेंस से पढ़ा दे रहे। अरे फिर तुम आओगे नहीं, हमें मालूम है। 10 to 11 आप कल पढ़िए। ठीक है। सुबह फिर 8 से 9 MSc फाइनल का बैच है, 9 से 10 MSc प्रीवियस का बैच है, उसके 7 से 8 तुम्हारा मैथ का बैच है।